दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है क्लास 10 का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो इनमें से कई सारे क्वेश्चन जो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में टकराने वाले हैं। हिस्ट्री के आप सभी को पता ही है, वहाँ पे पूरा किताब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं जब 10वीं में था तब मुझे भी सारे सब्जेक्ट का तो जो चैप्टर वाइज में पढ़ लेता था, बट हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं जाता था, इतना चीज़ उसमें लिखा रहता है। तो आज मैं आपको टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ आप इन्हें भी याद करके ले जाओगे तो हिस्ट्री के सारे नंबर भी आप ले सकते हो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा ही नंबर ले लोगे, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप चैप्टर भी पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपको पूरे चैप्टर का समग्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो ये आप आंसर बताइए कमेंट में, ABCD में से कोई भी। और ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। इससे जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका सो आंसर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सी है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंदर। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, आपने सही बताया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश, ठीक है, सी। तो तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये सब आपको पता ही होगा, बिल्कुल। ये पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन, अभी पूरे चैप्टर हिस्ट्री का मैं आपको बताऊंगा, पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे ही बताते जाएंगे, सातवां आठवां नौवां जितना भी चैप्टर है। तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था, आपको पता ही है, कार्बोनरी संगठन से। नहीं पता तो याद कर लीजिए, जिसका आंसर पता है वो कमेंट कर दीजिए, और जिसका नहीं पता है तो याद कीजिए उसको। अभी अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध में कौन था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ऑस्ट्रिया था इसके एकीकरण का विरोध। और मुझे याद है मैंने जब चैप्टर पढ़ा था तो अभी तक मुझे में हिट आ रहा है दिमाग में, ठीक है, तो पूरा याद है मुझे भी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर बताइए जब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, मैं जब 10वीं में था ना तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री के एक चैप्टर ही पढ़े थे, वो यही चैप्टर था। बाकी अभी तो मुझे सारा पता है, बाकी स्टार्टिंग में मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो यही चैप्टर सिर्फ पढ़ा था, इसलिए मुझे इसका पूरा तरीके से याद था, क्योंकि उस समय इतना अच्छे से कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं बताता था, ठीक है। तो अब आपने अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा, और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता, क्वेश्चन पूछा रहता है कि काउंट कबीर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो आपको लिखना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। तो मैंने इसको पढ़ा था, बाकी कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं लिखा रहता था, मुझे याद है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? और आप देख लेना जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चन आए हैं तो उसमें मिला लेना कि क्या जो कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। देख लेना अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो, कि सारे क्वेश्चन देख लेना कि जो सर बता रहे हैं, सर बोलो भैया बोलो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तो हूँ नहीं। तो यहाँ पे देख लेना कि इसी से तो आ रहे हैं ना, कि ये देख लेना। आप लोग नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट बोल देना कि भाई पहले के क्वेश्चन कहाँ हैं, सारे इसी से टकराते हैं, हम हर साल बताते हैं। तो गैरीबाल्डी जो पेशे से था नाविक था, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सारा याद करते चलिएगा, अगर याद नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा जो आपके इस टाइप के दोस्त हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। इससे जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अब मैं बताऊँ, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये जल्दी से लिखिए, ABCD किसने लिखी है? चलिए मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल क्लास जैसा कर रहे हैं, कोई वो नहीं है कि एकदम बोलते जा रहे हैं, आपको बोलते जा रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए आप कमेंट कीजिए, मैं रुका हूँ थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, जर्मन राइन का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा।
मैं बचपन में था ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये नेपोलियन कितना था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन वन, नेपोलियन टू, कौन कौन नेपोलियन। पहले मैं सुना नेपोलियन मर गया इस ईस्वी को, फिर सुन रहा हूँ कि नेपोलियन राजा बन गया। मैं बोला यार कितना नेपोलियन है। जब सब लोग पहले एक ही जैसा नाम रख लेते थे। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन किस चीज़ की संस्था थी ये पूछ रही है। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों व सामंतों की? तो इसका आंसर हो जाएगी व्यापारियों की थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ कमेंट, अभी देख तो नहीं रहा हूँ लेकिन देखूंगा कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा दिया है। और बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे लिख देते, ऐसे कमेंट में लिखते जाते 1 2 3 4 5 सबका आंसर उसके बगल में लिख के एक साथ ही कर देते। वैसे ये बार बार भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए कमेंट करवा रहा हूँ ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, ठीक है, भाई कैसे हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और आपको पता ही होगा लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने किया, या हिटलर ने किया, या बिस्मार्क ने किया, विलियम ने किया, वन ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, सी, ठीक है। उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ये सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से क्वेश्चन टकराएगा 2023 के एग्ज़ाम में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आप सभी को अगर नहीं पता तो याद कर लेना, और पता है तो कमेंट करके बताइए। 1864 में, 66 में, 70 में, 71 में? तो 1871 में हुई थी। और ध्यान से याद करते रहिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। यूरोप में राष्ट्रवाद का, एक मिनट, अब ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये पहला चैप्टर था, मैं आपको दिखाता हूँ। यूरोप और इटली, यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट। ये था इटली, एक मिनट, ये था इटली में एकीकरण वाला चैप्टर का अपने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया हमने। अब आप चेक कर लीजिए जाके कि जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है वही क्वेश्चन पहले आया है कि नहीं। इसी में से 2022 में का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है चैप्टर 1 से, आप मिला लीजिए जाके वीडियो को देख देख के कि जो भी क्वेश्चन आया है क्या इस वाले ऑब्जेक्टिव से आया है कि नहीं आया है, क्या उसमें कोई अलग सा तो क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता है कि मेरे में भी अलग आएगा, लेकिन जब 2022 में इसमें से आया है तो 23 में भी आएगा, क्योंकि हमने 2022 से ही पहले इसको बना रखा है। और आपको पता होगा कुछ लोग करते क्या है कि 2022 में बोलेंगे कि 2023 में बना लेंगे क्वेश्चन बैंक, और बोलेंगे कि देख ऑब्जेक्टिव का कोई गाइड, और बोलेंगे देखिए 2022 में मेरे से आया। तो अरे साला तुम तो देख के बनाए हो तो फिर आएगा ना तुम उसका। लेकिन हमारा 2018-19 से चलता आ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, कभी कभी इक्का दुक्का आ जाता है, तो हालांकि वो बहुत कम चांस होता है। तो हमारा देख लेना 2021 का बना हुआ है, ये उसी से मैं अपडेट हुआ था, उसी में से पूरा बिहार बोर्ड का जो 2022 का आया था उसमें इसी में से क्वेश्चन आया था सारा का सारा, एक भी बाहर से नहीं आया था, एक आया था शायद। तुम लोग मिला लेना, 2-3 कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा 3 बार आएगा, बाकी ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। मिला लेना हिस्ट्री का, हिस्ट्री में तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो देखिए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति बताइए 1821 ईस्वी में हुई थी। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा 1820। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये देखिए कितना दिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव ईजी होता है, ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है। अब बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो सब्जेक्टिव में अगर तुमसे पूछता है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, पूछता है, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में, इतना ईजी नहीं पूछता है। तो उसमें तुम एक तो आंसर अगर दे देते तो 2 नंबर मिलता है, खाली तुम्हें इतना ही लिखना था, क्वेश्चन उतारना था। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन ही उतारोगे। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या 1 नंबर मिल रहा है, टिक करना है। इसमें खाली ये 3 वर्ड नहीं लिखना है, इसलिए नहीं मिल रहा है 1 नंबर। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो 3 वर्ड लिख नहीं सकते 1 नंबर के लिए, तो उसी में फ़ायदा हुआ। और उसमें है कि इसमें अगर गलत करोगे, नहीं मालूम है, तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें है कि तुम अगर तुम्हें पता भी नहीं है, तुम खाली इतना लिख दो नेपल्स की क्रांति, कोई भी ईस्वी लिख दो, 1820, 1817, 1816, 1815, कुछ भी लिख दो। लेकिन 1814, 13, 12, 11, 10, 9 कुछ भी लिख दो, तुमको मिल ही जाएगा नंबर, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, खाली इतना लिखने के लिए। नेपल्स की क्रांति 1809 में हुई थी, भले गलत है लेकिन मिल जाता है।
अब मैं बताऊँ चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। अब देखो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लेना। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इसके ऑप्शन है, हंगरी, इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अब उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किसने किया, कौन से को एक राष्ट्र घोषित किया गया था, कौन से ईस्वी में, तो ये पता नहीं है। तो आप देख लीजिए 1832 ईस्वी में। और सारा सही है, कोई नहीं है ऐसा कि इसमें मिस्टेक हो, सारा सही क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी गलती नहीं होगा। हाँ ठीक है, सारा सही है वो, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे बोलते गलती है, उन्हें खुद पता नहीं होता और बोलते कि गलती है गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, कौन से वर्ष हुआ था? 1832, 1815, 1810, 1831। तो जो कार्बनी का कब था बताइए, एबीसीडी में से कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 में हुआ था कार्बोनरी संगठन। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? पता है, मैं 10वीं का मुझे याद आ रहा है अपना, क्योंकि यार मैं 10वीं में ना याद ही नहीं होता था, इतना सन याद करना था भाई, इतना सन याद करना पड़ता था कि ये कब हुई, वो कब हुई, ये कब हुई, वो कब हुई। एक तो नाम समझ नहीं आता था, एड्रियानोपुल वो। अब सारा का इसे भी याद करो, अब कैसे होगा एक आदमी को याद? एक याद हो ना हो तो 50-100 ईस्वी याद करना पड़ता है, और चैप्टर पढ़ो तो और याद करना पड़ता है। इसलिए हमने मिनिमाइज कर दिया, आपको बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो आएगा, क्योंकि चैप्टर में जो चीज़ है ज़रूरी नहीं है सब आ जाएगा, कुछ ही आता है। और ट्रेंड फॉलो करता है हमेशा बिहार बोर्ड में, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं होता कि एकदम अंदर से दे दिया, नहीं, यहीं से आता है। आज तक जितना आया सब इसी से आया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो बिल्कुल एकदम कहाँ से देते पता ही नहीं चलता। बाकी कोई ये आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है, जेई का एग्ज़ाम नहीं है, कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं है कि एकदम बाहर से दे देगा। ये बिहार बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, इसी सीबीएसई, ये 10वीं का ईजी होता है, बच्चे हार्ड ले लेते हैं, ये वो पहली बार दे रहे हैं। मैंने भी हार्ड लिया था बट कुछ नहीं होता। 1829 में हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि, ठीक है। किसी टीचर को भी इतना संधि याद नहीं होगा, बच्चे से याद करवाते हैं। यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम ख़राब है यार, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि इतना संधि याद क्यों करवा रहे हो भाई, क्या करेगा वो। बाकी तुम लोग याद कर लेना क्योंकि तुम्हें नंबर चाहिए, ठीक है। एड्रिया मैंने भी किया था तो तुम भी याद करोगे, अभी बाद में देखा जाएगा कैसे चेंज करना है। तुम लोग बड़े हो गए तो कम पढ़ोगे अभी, तभी तो होगा। एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर बताइए, तुर्की रूस, या यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, या फिर हंगरी पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की रूस। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। काफ़ी अच्छा VBI क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ रहा होगा। 12 मिनट का वीडियो हो गया है, 1 घंटे तक जाएगा ये वीडियो। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था बताना आप। देखिए सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो आप सभी को अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, आप जब पूरा वीडियो देख लो, पूरा क्लास कर लो, एक क्लास ही मानवी, आपका क्लास ही हो रहा है, तो जब क्लास कर लो तो बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और 19 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह में किसके कुछ सॉरी पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का जो विद्रोह था उसको किसने कुचल दिया था? तो पहला ऑप्शन है इसका रूस, दूसरा आंसर है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ए नंबर, ठीक है। रूस ने जो है पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जो 1870 था उस समय फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। फ्रांस और पर्सा का 1870 का युद्ध। इसके 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे हर मिलते हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप आंसर दीजिए। मैं जब तक ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप कमेंट कीजिए। सेडॉन, सेडेवा, सैडान, फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडॉन, बी नंबर। तो बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं किसने सही दिया। लास्ट में आप बताना
कि कितने में से कितना नंबर आया है। और 10-5 गलती भी हो जाए, याद भी ना रहे तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा याद कर लो। अगर इक्का दुक्का याद है तब भी याद कर लो जो याद नहीं है, तो हो जाएगा तुम लोगों का एग्जाम में अच्छा खासा काम, पूरा नंबर ले आओगे हिस्ट्री में तो। और जिसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा उसका भी ले आओगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप के जो लोग थे उसको किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, प्रेरणा देता था? तो इसका ऑप्शन 4 आपको मिलता है। एक होता है जर्मनी, ए ऑप्शन। बी होता है यूनान। सी होता है तुर्की। डी होता है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान से प्रेरणा मिला यूरोप वासियों को ज्ञान विज्ञान का, और साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत मिला किससे? यूनानियों से। ठीक है, यूनान से। थक गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 15 ही मिनट हुआ, अभी 1 घंटा का वीडियो बनाना है, 4 गुना भी ज़्यादा बोलना है। आप लोग को लगता है आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर रहे? जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए ना मेहनत भाई, करो ना मेहनत। युवा इटली का विकास किया। युवा जो इटली संस्था का विकास किसने किया था? इटली संस्था का विकास किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मेजनी ने, बी नंबर काउंट काबूर ने, काउंटर बोल रहा हूँ मैं, नाम भी ऐसा ही सारा था ना, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेजनी ने। युवा इटली का संस्था का विकास किया था। ये था 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या करता था, मतलब क्या था उसका पेशा, क्या था, ये पूछ रहा है एक तरीके से। कवि था, नाटककार था, संगीतक था, कूटनीतिक था? तो ये तो आपको समझ में ही आना होगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के बाद भी हल्का सा चैप्टर में घूम लेना, याद नहीं करना उससे, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, बट फिर भी अगर हल्का सा भी देखोगे ना तो तुम्हें कुछ पूरा 100% क्लैरिटी मिल जाएगा। हल्का सा ऊपर ऊपर से खाली पढ़ लेना है एक बार, पढ़ने में कितना देगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, याद नहीं करना। याद करने में तो पूरा 2-3 दिन लग जाएगा एक ही चैप्टर को, क्योंकि मैं करता था। अभी तो 1 दिन लगता है, 1 घंटा लगता है, लेकिन जब स्टूडेंट था तब की बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हो। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार खाली पढ़ लेना। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के बाद उसके बाद तुमको क्लैरिटी हो जाएगी, 2 जगह से एकदम दिमाग पे टकराएगा, जो पढ़ोगे वो तुम्हें याद होगा उससे, तो एकदम याद हो जाएगा। ये चीज़ मैं करता था पहले कि ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, फिर किताब को एक बार पढ़ लिया, तो वहाँ पे जो जो याद कर रखा था वही किताब में रहता था, तो इससे हो जाता क्लैरिटी। तो यहाँ पे 20 मार्क निम्न से तुम लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने एक बार भी खाली चैप्टर पढ़ा या टीचर से सुना। टीचर से सुनने से कुछ नहीं होता, तुम्हें खुद एक बार पढ़ना होगा, और नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्लैरिटी मिल जाता है एक बार, खाली 5 मिनट लगता है और क्या। कवि था, नाटकारक था, या संगीतक था, या कूटनीतिक था? तो ये तो तुम लोग को पता है, वो डांस वांस करता नहीं था, तो कूटनीतिक ही एक ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट 3 को छाट के भी आप चौथा बता सकते थे, क्योंकि लड़ाई पीट का बात है यहाँ पे, कर्नाटक। यहाँ पे संगीतक की क्या बात होगी, म्यूजिशियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कवि की पोएम जो लिखता है उसकी क्या बात होगी। नाटकारक जो मतलब एक्टर बोल सकते हो, उसकी क्या बात होगी इस चैप्टर में, तो वही है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, कौन था, ये पूछ रहा है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ये 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन 3। देखो नेपोलियन आ गया ना, इतना नेपोलियन था क्या बोलूँ, एक था नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 1, नेपोलियन 2, नेपोलियन 3, यार नाम अलग रख लेते हैं। तो ऑप्शन है नेपोलियन 3, ऑप्शन है नेपोलियन 3, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। विलियम भी बहुत था नाम, पहले एक अगर फेमस हो गया राजा तो लगता है मुझे सब उसी के नाम पे, प्रथम द्वितीय तृतीय खानदान के नाम पे रखते थे, खाली लास्ट में द्वितीय तृतीय फिर वो भी नहीं रखते थे, अब शायद होने उनको पहचानने के लिए लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 24 का। तो इससे तुम लोग याद कर लेना, साडिया पिडमाउंट का शासक कौन था? साडिया पिडमाउंट साडिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल।
25 नंबर क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए, मैं ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। लॉर्ड बायरन, काशूत, फ्रांसिस ड्रेक, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है इसका। और आइए अब हम 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। हालांकि मैं कभी इतना लंबा क्लास लिया नहीं हूँ, आज ले रहा हूँ, थकावट सा हो रहा है, बेड पे सो के ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन कर दीजिएगा। और इसको अपलोड करने में भी काफ़ी मेहनत लगेगा, तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन ए है पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सा, यानी ए ऑप्शन इज बिल्कुल राइट आंसर। एक सही किया तो मेरे को मिल गया कितना, बहुत सारा नंबर, यानी कि 1 नंबर मिला। लेकिन 1 नंबर का भी इम्पोर्टेंस कितना पता है ना, 1 नंबर से आदमी फेल पास होता है। हालांकि तुम मेरा स्टूडेंट हो तो फेल उल तो होने वाले नहीं हो। हाँ, वही होगा जो इसको मतलब मेरा बात ही नहीं सुनेगा, एक भी याद ही नहीं करके जाएगा, वही फेल होगा। तुम लोग खाली इतना याद कर लेना, कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा 50 ऑब्जेक्टिव में। तो जब तुम्हारा ऐसा स्टूडेंट था तब मैं कर लेता था आधे घंटे में, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं लग सकता। जब स्टूडेंट था तब का मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम्हारे जैसा था ना तब, कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी था कि पैदा होते ही बहुत इंटेलिजेंट था, सही था, तुम लोग जैसा ही था, लेकिन किया ना भाई, तो याद कर लेना। तो उसके बाद तो भाई तुम लोग को फर्स्ट आने से, टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और कुछ लोग पूछते क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से टॉप कर सकते? आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। हर सब्जेक्ट में तुम ऑब्जेक्टिव याद करने से टॉप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट का छोड़ के, वो है मैथ, उसमें याद नहीं कर सकते तुम। क्योंकि देखो मैथ में भी है ना, क्वेश्चन टाइप सेम होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबरिंग होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे 2020 में है 2 + 9 = 11, तो ये इस बार आ जाएगा 7 + 2 बराबर, मतलब अंदर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन का टाइप सेम होता है। जोर है तो जोर ही पूछेगा। मैं तो ऐसे ही किया था मैथ का, मैं कोई किताब नहीं पढ़ा था। और मैं, अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे किताब समझ में ही नहीं आता था। और मैं कोई, चूंकि कोई टीचर से भी नहीं पढ़ा था, तो मैथ बिना समझाए तो समझ में आता नहीं है। मैं क्या करता था, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हम PYQ भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पहले आ रखे हैं आज 2023 से पहले, तो उनको क्या, मैं 2000 में दिया, मतलब मैं दिया था एग्जाम जब, तो उससे पूरे पहले के 10 साल 12 साल के क्वेश्चन ले लिया, उसका देख लिया कि किस टाइप के मैथ में आते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार हर बार तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे, खाली अंदर चेंज हो रहा है। तो क्यों ना हम वो टाइप को ही सीख ले कि कैसे करना है, हमें पूरा मैथ का किताब ही नहीं पढ़ना, जो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। तो मैंने पढ़ लिया 60-70 टाइप के क्वेश्चन, और वही हर साल रिपीट होते हैं, वही हर साल। और मैंने भी ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही किए थे, और उसी की वजह से मेरा 78 नंबर आया था मैथ में, जबकि मैंने मैथ कुछ पढ़ा भी नहीं था। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी आप बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्यार। ठीक है, कुछ लोग मैथ में फेल हो जाते हैं, मगर ये ट्रिक अपनाओगे तो फेल कोई नहीं होगा और फर्स्ट करेगा। मेरा तो 78 नंबर कम थोड़ी है मैथ में, बिना पढ़े हुए किताब को। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। मैं 5 सेकंड देता हूँ। रूस की, तुर्की की, कमेंट में बताइए। यूनान की, फ्रांस की। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर ये क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जैसे हम लोगों का है ना प्रतीक, शेर, ये सब, तो उस मारियान जो थी वो किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की क्या थी, प्रतीक थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस, बी रूस,
सी इटली, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। जिन्होंने कमेंट में लिखा ए फ्रांस, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है, और उन्हें मेरे तरफ से। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन पूछूंगा ये सही बताओगे तो उन्हें बैंक अकाउंट में मैं 10 रुपये डालूंगा, ठीक है? जो पहले सही बताएगा, बाद में नहीं। अंगीठी आ रहा है मुझे यहाँ पे। इसका सबसे ये जो क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ऑप्शन है, 5 सेकंड तुम लोग को मिल रहा है। इटली को, फ्रांस को, मैं जब तक ऑप्शन बता रहा हूँ 5 सेकंड हो जाएगा, हंगरी को, यूनान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान को। अरे मैंने सबसे पहले बोल दिया तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि तुम लोग तो कमेंट किए नहीं हो, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ इसलिए मुझे मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनान को। हमारे भी टीचर ऐसे ही किया करते थे, हम लोग को धोखा देते थे। मैंने आज तुम्हें दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो आपको पता है तो बताइए कमेंट करके, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाता है 1688, 1707, 1788, 1807 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1688। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो आप बताइए जब तक आंसर। एक है ऑप्शन ए ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनो। इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1804। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804। 1804 में यहाँ पे से नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो युद्ध बताना है कितने किए। पता नहीं क्या मिलेगा इन्हें जान के, इससे पता नहीं क्या चेक करते हैं इंटेलिजेंट का। चलिए, हालांकि अच्छी बात है हिस्ट्री जाने लोग। तो बताइए जब तक मैं ये सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इतने अच्छे आंसर ऑप्शन मिलते नहीं है। 1 को दे देगा डी में, 2 को दे देगा ए में, 3 को दे देगा बी में। तो इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर बताइए। पहले मैं सोचता था यार अपने भारत का कांग्रेस वहाँ क्या कर रहा है, बाद में पता चला वो कांग्रेस और कांग्रेस पे जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आप बताइए। मैं 5 सेकंड रेस्ट ले रहा हूँ अभी, क्योंकि थक गया हूँ बिल्कुल। इतना लंबा वीडियो कभी नहीं बनाया। वीडियो के क्लास है ये, तुम लोगों का 1 घंटा का नॉर्मल क्लास होता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इस क्लास से तुम अपना टॉपर बनने का सपना संजोग सकते हो। इससे नंबर बढ़ेगा तुम्हारा रियलिटी में। खाली ये याद करके ले जाओ ना, अगर मैंने जो चैप्टर पढ़ने को बोला है वो ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ोगे तो ज़्यादा टॉपर बनना है तो वो पढ़ना है, और तुम्हें फर्स्ट करना है तो ये याद करके ही चले जाओ। और सिर्फ पास होना है तो भाई वो तो नहीं हो पाओगे, तुम्हें तो फर्स्ट ही हो जाओगे फिर ये पढ़ोगे तो। सिर्फ पास होना है तो नहीं देखो, क्योंकि इससे फर्स्ट कर जाओगे ठीक है, तो देखो यार क्यों सिर्फ पास होना है, फर्स्ट हो रहे हो इसको याद करने से तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर 35 का। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन को खुद से पढ़िए एक बार, मैं वैसे बता देता हूँ। वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन नंबर इज ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने।
तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। तो रूस इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके। 37 नंबर, यंग इटली के संस्थापक कौन था। यंग इटली, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ऐसे होना चाहिए। यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो ये लिखा है यंग इटली के संस्थापक कौन था। या तो कौन थे लिख देता, के लिखे हो तो थे होगा, का होगा तो था होगा। तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जियोबटी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी। सो द राइट आंसर इज मैजनी, सी इज राइट आंसर। जिन्होंने भी सही किया कमेंट में बताओगे, मैं चेक करूँगा। टोटल जब हो जाएंगे तब बताना आप लोग कि कितना सही हुआ है आप लोगों का। और 38 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हार्ड होते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो बताइए किस राजा ने ये चीज़ कही थी कि जो अंग्रेज के शासन है ऐसे मना के लोगों को ऐसे वैसे करके करते हैं, मैं उनके ऐसा शासन क्या करने से अच्छा है मैं तो लकड़ी काट लूँगा, वो मेरे लिए अच्छा है। तो कौन घमंडी राजा था, लुई 16वां, नेपोलियन बोना पापा ने, हैं नेपोलियन पापा ये कैसा नाम है लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स दर्शम ने। तो द राइट आंसर इज चार्ल्स दर्शम ने। वो अंग्रेज भी लाइक मैं, मुझे क्यों तोड़ा, मैंने क्या किया वो लोग बोलेंगे बाबड़े यार मुझे ही क्यों रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट समझते हो ना। पर्सा का शासक कौन था, पर्सा का शासक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो देखो नेपोलियन इतना आ रहा है इसमें से, ओरिजिनल जो पहला नेपोलियन था इसमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। 39 नंबर का था वो। कि हमने 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ कितने देर में पढ़ लिए, 32 मिनट में। मतलब एक क्वेश्चन पे हम 1 मिनट भी नहीं दे रहे, लेकिन अब देंगे ठीक है, क्योंकि अब आ रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सारे ही ऑब्जेक्ट भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बोलो ट्रिपल भी आई, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नहीं वेरी, नहीं ट्रिपल भी आई, ट्रिपल भी आई मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चन है क्योंकि सीधा एग्जाम में ही आएंगे वो इसमें से। यूरोप का मरीज कस कहा जाता है, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि यार मशीन से काम, मतलब यार मशीन का काम है, थोड़ा बहुत तो गलती होता है, क्वेश्चन में गलती हो सकता है आंसर में नहीं। किसे कहा जाता है होगा, किसे, ठीक है मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना होते हो, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो अब बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो अगर आपका सही हुआ तो बताइए, कमेंट करते रहिएगा अपना अपना सारे क्वेश्चन का कि ये है इसका आंसर, बी है इसका, सी है इसका, डी है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो इसका सही आंसर का जल्दी से कमेंट कीजिए, ए बी सी या डी क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन नंबर बी है सीसेल पाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी है राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी की नहीं। तो विच इज़ राइट आंसर, द राइट आंसर इज राइन संघ, दैट मीन्स सी इज़ राइट आंसर। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल ले रहा हूँ तुम लोगों के सामने फेंकने के लिए, बोलेगा मास्टर वाला तेज बनाता। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन नंबर ए वियना की संधि द्वारा, कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही बताइए, ए बी सी डी कुछ भी बताइए, जो भी ऑप्शन नंबर सही है ये। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही ऑप्शन है एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद तो 43 नंबर, यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप ने स्थापना की किसने की, यहाँ पे बताइए आप। तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। तो बी इज राइट आंसर, बी सही आंसर है। नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नो गुएल्फ जो आंदोलन था वो कहाँ हुआ था, आप सभी बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी इटली में हुआ था। नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 44 नंबर हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम कितना फास्ट पढ़ रहे हैं आप देख ही सकते हैं। अभी कितने मतलब 1 मिनट भी हम नहीं लगा रहे, कितना मस्त पढ़ रहे हैं। और आप भी याद करते चलिएगा, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करिए ना भाई, क्या कर रहे हैं? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था, सही आंसर बताइए जल्दी से। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, रूस का जोर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। एक तरफ से बोल रहे साला, अजीब लग रहा है। अगर तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, स्टडी रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 46 हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 में। तो द 1810 इज राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन था ये। अब 47 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए ये रहा, पढ़िए खुद से। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार का शासन स्थापित किया हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए कमेंट करके, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 की क्रांति के बाद निरंकुश राजतंत्र की समस्या हुई, मतलब वो हुई, क्या बोलते हैं, शासन। तो मतलब उस समय भी राजतंत्र खत्म नहीं हुआ क्या? 1830 में क्रांति हुआ तो उस समय ये हुआ फ्रांस में कि अंकुश राजतंत्र से निरंकुश राजतंत्र हुआ, संवैधानिक नहीं हुआ। और राजतंत्र ही रहा, कोई संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य नहीं हुआ। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन था। तो अब 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग आ रहे हैं। तो लाल कुर्सी नामक संस्था का गठन किसने किया था? कुर्सी नामक संस्था का गठन आप बताइए कौन ने किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गैरीबाल्डी ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो द राइट आंसर इज, बताइए अब, पूर्ण जागरण, धर्मसाधर आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। द राइट आंसर इज पूर्ण जागरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थक गया भाई। तुम लोग थके कि नहीं बताओ, तुम लोगों को अभी थकना नहीं है, ठीक है। तुम लोग तो बोल ले रहे हो, अगर अभी तो बोलना नहीं होता तो थके भी है।
कोई बन गया, थकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ते रहो। 50वां क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्या देख रहे कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 इस रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई। तो ये तो काफ़ी फेमस था, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई। तो द राइट आंसर इज बिस्मार्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज, जब एक सही है तो बाकी तो गलत ही होगा। और तुम्हें मैं बता दूं, आगे की पढ़ाई में जब IIT जेईई या नीट का कोई तैयारी करेगा ना, तो उसमें तुम लोगों का सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं होगा, मल्टीपल कॉलेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि चारों ही सही हो जाए, हो सकता है कि तीन सही हो एक गलत हो जाए, और ऐसा हो जाए कि तुमने जैसे इसमें से तीन सही है जिसमें से तुम्हें पता है कि दो सही है, इन दोनों का पता नहीं, तो तुमने इन दोनों को गलत कर दिया, तो भी तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिले दो सही करने के बाद भी। एक ही क्वेश्चन में तुम्हें तीन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तीन तरीके से। तो अभी तो कुछ नहीं है भाई, आगे चल के पता लगेगा तुम लोगों को, जो भी IIT नीट या फिर UPSC में तो ऐसा नहीं होता, बट IIT नीट में ये चीज़ होगी, और 12वीं के बाद ही होती है ये चीज़। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, किस युद्ध के बाद एकीकरण हुआ। तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ था क्रीमिया के युद्ध, या फिर सेडाओ के युद्ध, या प्रसा डेनमार्क के युद्ध, या सेडान का युद्ध। तो द राइट आंसर इज सेडान का युद्ध। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा वो सही आंसर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेडान के युद्ध के बाद में आप सभी का जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, पूरा जर्मनी एक हो गया, जो टूटा फूटा पार्ट था वो सारे एक ही हो गए थे, युद्ध हुआ उसके बाद सेडान के युद्ध में इन लोगों की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो ये हमारे पास 19 मिनट और बचा है, ठीक है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर इज डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा द्वारा ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, किस संधि द्वारा पूरा के बाद पूरा हुआ था। युद्ध का अभी हमने पढ़ा कि किस युद्ध के बाद हुआ, किस युद्ध के बाद किस युद्ध के बाद हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस संधि द्वारा पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 53 नंबर, और ये पहले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, उसका दूसरे चैप्टर का आप देखेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे तो दूसरे चैप्टर का कुछ मतलब पूरा कोशिश करेंगे, बाकी अगर नहीं भी देख पाए तो आगे के क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा, तो उसको पूरा देख लेना आप, क्योंकि अपनी ज़्यादा कोई भी छूटे कम क्वेश्चन करेंगे तो फिर छूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सबसे क्वेश्चन से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो इसलिए हम नहीं चाहता कि कोई भी छूटे। तो जर्मनी एकीकरण के समय फ्रांस क्रांस हो गया, तो इसके लिए मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। यार लिखते हैं तो गलती तो हो ही सकता है, यार देखो क्रांस हो गया, तो इसको कट करके, क्योंकि कुछ लोग सुन नहीं रहे होंगे, सिर्फ देख देख के पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तो इसको क्रांस नहीं होगा, ये फ्रांस है, ठीक है। ये फ्रांस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो द राइट आंसर इज, क्वेश्चन इज जर्मनी एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो दो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन 3, ठीक है। तो नेपोलियन 3 जो था वो जर्मनी एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था। तो यहाँ पे हमने 53 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के पढ़ लिए हैं। अब हम आगे और भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक, मतलब और भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 हमने याद कर लिया। अगर आपने याद कर लिया मेरे साथ, तो आप बताइएगा चैप्टर 1 में कितना आपका सही हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपने लिखना है। आपको लिखना है जैसे 53 में से जितना भी सही हुआ, जैसे 53 में से जिसका 53 सही हुआ वो लिखेगा 53 आउट ऑफ 53, ये लिख देगा।
समझ जाओगे। 53 में से 53 आया, जिसका 50 सही हुआ होगा, ज़्यादा का 50 भी सही होगा, एक दो गलत हो सकता है, ये लिख देना। 53 आउट ऑफ, मतलब जिसका 50 सही हो गया वो ये नहीं लिखेगा, जिसका 53 होगा वो ऐसे लिखेगा ना, जिसका 50 सही होगा वो लिखेगा 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। सॉरी 50 आउट ऑफ 53 में थक के कुछ भी लिख रहा हूँ। और जिसका 40 सही होगा वो लिखेगा 40 आउट ऑफ 53, मतलब 53 में से 40 सही हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना कमेंट में। और बाकी ABCD जो जो पूरे का 53 कमेंट तुम लोगों का होना चाहिए, या फिर एक ही जगह तुम लोग को लिखना है, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन नंबर एक का A और B का 2 का C, एक ही जगह लिख के पूरा कमेंट लंबा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद, तो इसको देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया है हमारे पास में, तो इसको आप लोग पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 15 मिनट और बचा है क्लास में, इसके बाद तो मजा ही करोगे, तुम टॉपर बन जाओगे इसके बाद तो। अरे भैया ओ थक गया मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्ला को, कार्ल मार्क्स को, किसको माना जाता है भाई साहब? तो यहाँ से आप बताइए किसको माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, तो द राइट आंसर इज जी। जिनका सही आया वो डी कमेंट कर दे। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें तो लाल सेना का तो लाल सेना का जो गठन किया था उसके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, करेंस्की, या नाम भी कैसे कैसे, करेंसी को करेंस्की रख के नाम रख दिया, टॉस्की टॉस जो होता है उसका नाम पे टॉट्स्की रख दिया, स्टार बनते हैं उसको स्टालिन रख दिया, कार्ल मार्क्स, यार क्या है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है ना, उस तरीके से एक देश के थे ये कार्ल मार्क्स, तो उसका द राइट आंसर इज टॉट्स्की। तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1862 में, 1863, 1864। तो राइट आंसर इज 1861 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 48 मिनट्स हो चुके हैं। यार मुझे भी तो घूमना होता है, बट मैं तुम लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। 5000 लाइक ठीक जाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, कर देना जितना मन हो, तो लोग सब करोगे ही, मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मैं भी जब बच्चा था ना, तो मैं सोचता था यार टीचर कितना पढ़ा रहे यार, कब कहो उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन आज पता लगता है यार बच्चों से ज़्यादा मेहनत टीचर को लगता है। यार इतना देर खुद से खुद को बात कर रहा, और वहाँ पे ऑफलाइन में तो बच्चे भी होते हैं यार, ऑनलाइन में देखो खुद से खुद को बात करके 1 घंटा 2 घंटा का लेक्चर बनाना है, इसलिए बहुत हालत ख़राब हो जाता होगा मेरा खुद के। अभी मैं भी पढ़ता हूँ, IIT की तैयारी करता हूँ यार, उसमें
2-2 घंटे 2.5 3-3 घंटे की क्लास होती है। अब बोर हो जाते हैं यार, क्यों पढ़ा रहा है टीचर, क्यों पढ़ा रहा है। और आज पता लग रहा है मुझे, मैं कभी तो नहीं, मैं भी टीचर ही हूँ, छोटे बच्चों 10वीं तक के पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी पता नहीं था कि इतने मतलब इतना हार्ड होता होगा खुद से खुद को बात करना। इट्स लाइक वेरी हार्ड। तो यार रेस्पेक्ट योर टीचर, डोंट बी ओनली। मैं डिजर्व करता हूँ तो करो, वरना बाकी यार देखो, लोग ऑफलाइन टीचर को तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनलाइन को गाली बकते हैं यार, उनका भी बहुत मेहनत लगता है लिटरली। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है वो सही हो जाएगा। 1848 के अंदर में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, वॉर एंड पीस की रचना किसने की? तो वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? ए कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोयस्की ने, जेलस ने। तो इस किसने की थी यहाँ पे आपको बताना है। तो टॉल्स्टॉय ने यहाँ पे से की थी। किसकी रचना? वॉर एंड पीस की। यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रूस पे जार का अर्थ क्या होता है? ये लगभग 4-5 बार आ गया है 10वीं के एग्जाम पे, मतलब हमारे से ही आता है यार, अगले साल भी आया था और तुम्हारे साल भी सारे क्वेश्चन तो नहीं आए, क्योंकि इतने क्वेश्चन ही ज्यादा जितना आपका आया है, सारे के सारे यही सारे टीचर यही से क्वेश्चन बनाते हैं, और किसी को बताना रहता ही तो पता चला बिहार वर्ड वाले जान देखे इन्हें पता लग गया है तो वो कहीं और से लिख देंगे। बाकी कहीं और से भी लिखेंगे तो किताब से ही तो लिखेंगे, तो किताब के सारे क्वेश्चन तो यही से है, तो मैं दिक्कत वाली बात ये बता भी दोगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस पे जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पानी पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का संबंध, रूस का सम्राट। कितना इजी क्वेश्चन है इसका, तो रूस का सम्राट हो जाएगा, पीने का बर्तन ये पानी रखने की मिट्टी, कैसे कैसे लोग रहते हैं, रूस का सामान था, रूस का सम्राट, पीने का बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी पार्ट इज राइट आंसर। डी पार्ट 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 इज राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो कौन सी जगह पे सही हुआ था आप सभी बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी थे उस देश के? जी हाँ, जर्मनी। इंडिया के जैसे महात्मा गांधी है एकदम पीस से आंदोलन करने वाले और ये वो, तो उस टाइप से ही थे ये जर्मनी के। ठीक है, कार्ल मार्क्स। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो आपको बताना है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है ये। 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, आप सभी भी ले सकते हैं ब्रेक। वैसे तो 5 मिनट में क्लास खत्म ही होगा। आप सभी बताइए जब तक इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। फरवरी में आपका एग्जाम होगा, टॉप कीजिए, फर्स्ट कीजिए, जो भी करना कीजिए, दाग मत कटाइएगा बस। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो द राइट आंसर इज, यार पे मुंह दिख रहा है पूरा प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए इस रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लंदन में। लंदन में, रूस में, फ्रांस में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1864 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1883 में, ऑप्शन नंबर डी 1899 में। तो द राइट आंसर इज 1864 में। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी।
कौन सी जगह हुई थी बैठक? लंदन में। लंदन 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 में हुई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कुछ से भी पढ़ो यार, रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। द राइट पार्ट इज रूस। समाजवाद एवं साम्यवाद का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यूरोप पे राष्ट्रवाद हमने पढ़ लिया, अब हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद हमने पढ़ लिया, समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं। जिसका 11वां नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो चेका सेना की टुकड़ी था, पुलिस दास्ता था, पादरी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, क्या था बताइए आप? तो द राइट आंसर इज पुलिस दस्ता। जी हाँ दोस्तों, पुलिस दस्ता इसका सही ऑप्शन है। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो अभी तक अगर आप थक चुके हैं तो अच्छी बात है कि चलिए आप सही जगह मेहनत तो कर रहे हैं, घूम तो नहीं रहे हैं। आपके दोस्त जो घूम रहे हैं वो कल को वो काम करेंगे, आप आराम से जिएंगे। और आज आप काम करेंगे तो कल आराम से जिएगा, वो आज आराम से जिएगा, कुछ भी ना काम किए हुए पड़े तो कल काम करना पड़ेगा, और इतना हार्ड हार्ड काम कि वो सोचा भी नहीं होगा। तो how was the choice? ये सेना की टुकड़ी था, चेका दस्ता या पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग था, श्रमिक वर्ग। चेका सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस दस्ता। तो तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, था का नहीं पूछ रहा हूँ, या फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो द राइट आंसर इज, क्वेश्चन आप पहले मैं बता देता हूँ ऑप्शन, लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट अवेन। तो द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है, मंथ भी और ईयर भी दिया हुआ है। फरवरी 1917, 3 में ईयर और मंथ दोनों है, चौथा में कुछ नहीं है। नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 14 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1921, ऑप्शन नंबर बी इज 1922, ऑप्शन नंबर सी इज 1923, ऑप्शन नंबर डी इज 1924। क्वेश्चन नंबर 15 इज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो राइट पार्ट इज, बताइए आप? 8 मार्च, डी इज राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप बताइए, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रूस और जर्मनी। तो आपको क्या करना है, डी पे गोला भर देना है। एग्जाम में ऐसे गोला रहेगा, उसे आपको इस तरीके से भरना होगा, एकदम अच्छे से बाहर ना जाए। मेरा एक क्वेश्चन बाहर चला गया था, फिर भी मिल गया नंबर मुझे। ठीक है, अच्छे से भरना, डरता मत, डरोगे तो गलत हो ही जाएगा। इस तरीके से भरना है और 1 नंबर तेरे पक्के हो गए। ऐसे ही 50 भर दोगे, 50 हो जाएंगे।
वैसे इसमें सोशल साइंस का ही हिस्ट्री पार्ट है ना, तो उसमें तो सिर्फ यही होते हैं, 30 होते हैं ना, 30 30 नहीं 40 होते हैं, 80 दिया होता है, 40 बनाना होता है, तो आराम से बना लोगे। तो ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, रूस का पहला साम्राज्यवादी कौन था? तो रूस का सबसे पहला साम्राज्यवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी प्लेखनुमा, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी टॉलस्टॉय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, राइट आंसर। प्लेखनुमा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज सही, सही है वो। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज 18 इज क्वेश्चन जो 18 है, क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? 1815, 1818, 1825, 1838। कौन सी ईस्वी में सही हुआ था, पैदा हुआ था? 1818 में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही होगा, क्योंकि 1 घंटा हमारा टाइमिंग था और अभी मुझे और भी क्लास लेने हैं। यू नो आई एम अ टीचर। ठीक है, तो यू नो आई एम अ टीचर, यू नो आई एम अ टीचर, तो you know I'm teacher, you know I'm a 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 teacher। तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं हो रहा। ठीक है, आज क्लास को बस इतना ही रुकते हैं। 18 के बाद वाला ऑब्जेक्टिव मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ फरवरी से पहले। 17 फरवरी को एग्ज़ाम होगा शायद, अब पता नहीं मुझे कब होगा, लेकिन फरवरी स्टार्टिंग से पहले ही कर दूंगा। जनवरी एंड तक, जनवरी से यार, जनवरी से बहुत पहले डाल दूंगा मैं। ठीक है, तुम लोग इसको जब तक याद करो, इसमें तुम लोगों को लगेगा 2-3 घंटा, आराम से याद करो बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे तुम्हारा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का आधा ही किया है, आधा भी नहीं हुआ है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके वहाँ पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।